वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपैक्टफुल लाइव ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म दैट इज फिजिक्स वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपने हमारा जो कल लेक्चर पोस्ट हुआ था उसको अच्छे से देख लिया है, ठीक है। तो अब आज हम किस चीज की चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों? आज हम डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड वेज टू रिड्यूस देम के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा होने वाली है, आपको बहुत मजा आने वाला है, सारे मिसकंसेप्शन क्लियर होने वाले हैं। तो सुनील भैया क्या क्या पढ़ाने वाले हो जल्दी से बता दो। सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाऊंगा एसिड रेन के बारे में, ये क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या तरीके हैं, बहुत डिटेल में, आउट ऑफ द बॉक्स कांसेप्ट। फिर मैं अपने प्यारे छोटे भाई बहनों को बताऊंगा कि यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग है, ये टॉपिक बाय मिस्टेक यहां पर आ गया है, ठीक है। ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि सम वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी क्या तरीके हैं जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो भैया 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 वेट नहीं होता, चालू करो। तो सबसे पहला टॉपिक क्या था? क्या था? सबसे पहला टॉपिक था मेरे प्यारे बच्चों एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन मतलब सुनील भैया ऊपर से एसिड गिरता है क्या, अमल की वर्षा होती है क्या? हाँ। कैसे होती है चलो मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप ये समझिए कि आपकी जो नॉर्मल रेन होती है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, नॉर्मल रेन इज आल्सो एसिडिक। मैंने क्या बोला? नॉर्मल रेन इज आल्सो एसिडिक। आपकी हर वर्षा जो होती है, जो हर बारिश होती है, वो एसिडिक होती है, लेकिन हम उनको एसिड रेन बोलने के लिए कंडीशन, एक क्राइटेरिया तब बोलते हैं एसिड रेन। तो नॉर्मल रेन इज आल्सो एसिडिक। व्हाई सुनील भैया? क्योंकि मैंने आपको मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ाया था कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो पानी में जब डिसॉल्व होते हैं तो वो रिस्पेक्टिव एसिड्स को फॉर्म करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, दिस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अग्री करेंगे आप मेरी बात से? प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, हाँ जी भैया, ठीक है। सो नॉर्मल रेन इज आल्सो एसिडिक, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सुनील भैया, बहुत बढ़िया। तो ये नॉर्मल रेन जो है ये आपकी बेसिकली क्या है? ये आपकी एसिडिक है। अब और भी आपके ऑक्साइड्स हैं जो नेचर के अंदर अवेलेबल है या एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट है और रेन को एसिड बनाने की कोशिश करते हैं, बट उनका इतना कंसंट्रेशन नहीं, वो हर जगह इतने ज्यादा पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। पर कार्बन डाइऑक्साइड तो हर जगह पाई जाएगी ना। तो अगर मैं ओवरऑल पूरे ग्लोब पे बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हर जगह मिलेगी, इस वजह से मेरी हर जगह जब भी रेन होगी दैट विल ऑलवेज बी एसिडिक। आप ये समझिए। लेकिन भैया फिर ये एसिडिक है तो इसको एसिड रेन कब बोलते हैं? तो सारी रेन एसिडिक होगी ना, जब भी बारिश हुई उसको एसिड रेन बोल दो। तो देखो मैं आपको बताता हूं, बट इट इज टर्म्ड एज एसिड रेन when the rain contains, या जो रेन वाटर है उसके अंदर बेसिकली वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। जब ये होंगे तो इस वजह से जो एसिड्स बनेंगे, इस वजह से क्या बनेंगे? इनके एसिड्स बनेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे, इनके एसिड्स बनेंगे, एंड वो जो एसिड्स होंगे उस वजह से हम इस रेन को एसिड रेन घोषित करते हैं। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अवेलेबल ही है, वो वाटर यानी रेन वाटर से इंटरेक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगी, हाँ भैया। तो हमेशा जो पानी गिरेगा वो एसिडिक होगा, लेकिन उसको एसिड रेन तब घोषित करते हैं जब उसके अंदर इसको एसिड रेन का दर्जा तब देते हैं जब इसके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के एसिड्स होंगे, फर्दर बहुत एसिड बढ़ जाएंगे, तब हम बेसिकली इसको एसिड रेन का दर्जा देते हैं, ठीक है भैया। अब थोड़ा सा आप ये समझिए कि किन ऑक्साइड्स की वजह से होता है, कौन कौन से ऑक्साइड्स की वजह से एसिड रेन होती है उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले है आपके पास यहां पर अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, नोट करते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है ध्यान से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहला आपका कर्तव्य ये है कि आप ये समझे कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही कम है, दैट इज माइनर कंट्रीब्यूशन है। ये आपको कहीं कोई पढ़ाता नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या है बेटा? इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है, इसका भी आपका क्या है? मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो इनके ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मतलब समझ रहे हो ना, सेम, इसका मतलब डाइऑक्साइड लिख देता हूं, कंफ्यूज ना हो जाओ। डाइऑक्साइड। अब इस बात को बहुत गौर से सुनना कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनका माइनर कंट्रीब्यूशन है, इसका पानी के साथ मिक्स होने का एसिड बनाने का, पानी के बाद मिक्स होकर एसिड बनाने का, इन दोनों का मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, यानी मेजर कंट्रीब्यूशन जो एसिड रेन में है वो इनकी वजह से है, वरना ये तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है, ये तो प्रेजेंट है ही है। तो ये प्रेजेंट है तो नॉर्मल रेन तो एसिडिक ही होगी, पर हम उसको एसिड रेन तब घोषित करते हैं जब ये ऑक्साइड्स का नेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए इनके भी कुछ सोर्सेज हैं, जैसे अगर इनके मैं नेचुरल सोर्स की बात करूं और इनके मैनमेड सोर्स की बात करूं, यानी इंसानों के द्वारा कैसे आते हैं, तो उसमें कैसे होगा ध्यान से देखिए। नॉर्मल रेन की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो इसके नेचुरल सोर्सेज क्या है? एक तो है आपका रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ज्वालामुखी का फटना भी एक इसका सोर्स होता है, वोल्केनिक इरप्शन एटसेट्रा, और भी सोर्सेज हैं। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा वोल्केनिक इरप्शंस। पर आप समझ रहे हो, अब यहां पर आपका दिमाग में होगा कि नॉर्मल रेन जो है उसमें फिर नेचुरली ये वाले ऑक्साइड्स भी तो प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो हमेशा ही प्रेजेंट होंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर ये तो हमेशा ही प्रेजेंट होंगे ना, ये और ये तो हमेशा ही प्रेजेंट होंगे रेन में, क्योंकि ये तो नेचुरली रिलीज हुए हैं। लेकिन ये कहां से होते हैं? वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो हर जगह ज्वालामुखी है क्या? हर जगह ज्वालामुखी फटा है क्या? नहीं। तो ये मैनमेड कंट्रीब्यूशन से हमारे एरिया में एसिड रेन तब होती है, मैनमेड कंट्रीब्यूशन से, इंसानों के द्वारा कंट्रीब्यूशन से। समझना, अभी मैं एक चीज समझाई करूंगा। लाइटनिंग से कैसे? हमें पता है, हमें क्या पता है? N2 प्लस O2 लाइटनिंग होती है तो क्या बनता है? NO, ये ऑक्सीडाइज करता है और बनाता है NO2, ऑक्सीडाइज टू फॉर्म NO2, ठीक है। तो ये अगर नहीं भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये अगर नहीं भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से आपका बनता है। तो मैं लिख देता हूं और मैं आपको समझा भी देता हूं अब सारी चीजें, ध्यान से देखिए। एसिड रेन में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व होकर एसिड रेन का निर्माण करते हैं, ये हमें पता है। अब इसमें सबसे पहले कौन कौन से ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल हैं, अब वो समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। माइनर कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है और मेजर कंट्रीब्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। ऐसा क्यों? ये जो एसिड बनाता है कार्बोनिक एसिड, ये तो हमेशा रेन में प्रेजेंट होगा ऑलवेज, लेकिन वो रेन और एसिडिक बनेगी जब उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का एसिड प्रेजेंट होगा। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो रेन और ज्यादा एसिडिक हो जाएगी और उसको हम एसिड रेन का दर्जा देंगे। अब बच्चों का सवाल होगा कि जब आप बोल रहे हो कि नेचुरली ये और ये दोनों प्रेजेंट है तो सिर्फ आप इसको कंसीडर क्यों कर रहे हो?
कि नॉर्मल रेन एसिडिक सिर्फ इसकी वजह से होगी, क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट नहीं होंगे ना, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी, नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी, इसलिए नेचुरल रेन को जब मैंने बोला नॉर्मल रेन को बोला कि वो एसिडिक है तो इसकी वजह से है। लेकिन इसको एसिड रेन का दर्जा हम तब देते हैं जब हम एटमॉस्फेयर में इन तीनों को रिलीज करते हैं, और ये तीनों जब जाके मिलते हैं, ये तीनों जब जाकर मिलते हैं तो पानी से मिलकर डिफरेंट एसिड्स बनाते हैं, उस रेन को हम एसिड रेन, अम्ल वर्षा कहते हैं, समझ लो, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के रिस्पेक्टिव एसिड्स का होगा। रिएक्शंस क्या होगी आपको मैं वो भी लिखा देता हूं, मजा आ जाएगा आपको। अब रिएक्शंस इन्वॉल्वड देखो, नॉर्मल रेन एसिडिक है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं सबसे पहले। नॉर्मल रेन एसिडिक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव कार्बोनिक एसिड, ठीक है, विल गिव कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। अब आते हैं मेन एसिड्स, भाई इसकी वजह से इतनी एसिडिक नहीं होती है, मेजरली आपके एसिड्स की वजह से एसिडिक होती है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आपका SO2 आएगा, ये पानी में डिसॉल्व करेगा, ये बनाएगा H2SO3, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज यानी इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और ये बेसिकली बनता है H2SO4, यानी इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा है, लेकिन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व करेगा, इसका नाम भी लिख देता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व करेगा, ये पानी है दैट इज वाटर, तो ये बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरस एसिड, जो ऑक्सीडाइज होगा, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा और बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। लिख रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान से देखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आपके कोर्स में नहीं है ये, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे छोटे भाई बहनों को ये पता होना चाहिए। ओके सुनील भैया, और एक्स्ट्रा ज्ञान दीजिए। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये वाटर से इंटरेक्ट करके दो एसिड बनाता है, नाइट्रस एसिड, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, और नाइट्रिक एसिड। ये भी ऑक्सीडाइज होकर पूरी तरीके से नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बेसिकली कहते हैं नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। मैं सब कुछ रिवाइज करवाऊंगा, वापस देखना भी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मेजरली रिस्पॉन्सिबल एसिड्स कौन से होंगे? मेजरली रिस्पॉन्सिबल एसिड्स होंगे H2SO4 और HNO3, मेजरली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। यहां पे लिखा था ना मेजर कंट्रीब्यूशन, तो मेजरली रिस्पॉन्सिबल आपके एसिड रेन के लिए ये होंगे, ठीक है, मेजरली रिस्पॉन्सिबल एसिड्स। तो अब बेसिकली इस एसिड रेन या अमल की वर्षा को हम लोग और अच्छे से समराइज करते हैं और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और भी ऑक्साइड गैस के अलावा कि सल्फर का ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, लेकिन आपका मेजर फोकस इन तीन ऑक्साइड्स के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। इसका माइनर कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब सबसे कम, और इन दोनों का एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा जो बारिश हो रही है, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है इस दोनों का, ठीक है। अब ये कंसेप्ट कौन सा है सुनील भैया? ये कंसेप्ट कौन सा है? ये कंसेप्ट है आपका, कंसेप्ट भी नोट डाउन कर लीजिए। कौन सा कंसेप्ट है? कि नॉन मेटल का ऑक्साइड, ध्यान से देखिएगा, कि नॉन मेटल का ऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व करेगा तो वो बेसिकली एसिड का निर्माण करता है, ठीक है। अब सुनिए भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो वैसे भी नेचर में अवेलेबल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, सल्फर डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे मिलती है? वोल्केनिक इरप्शंस, लावा, वोल्केनो के फटने से। तो हर जगह वोल्केनो है क्या? नहीं, तो SO2 तो नहीं मिल रही है नेचुरली। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाइटिंग से मिलती है, लेकिन कंसंट्रेशन फिर से बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी गैस है? तो नेचुरली आपके रेस्पिरेशन यानी सांस लेने से, है ना, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है उससे, और दूसरा हमने यहां पर बात करी अपार्ट फ्रॉम रेस्पिरेशन, हमने बात करी वोल्केनिक इरप्शंस, इनसे वो जनरेट होता है। तो रेस्पिरेशन का मेजर सोर्स हो गया नेचुरल, वो हर जगह प्रेजेंट है। तो हर जगह प्रेजेंट होने से क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पानी में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है, ठीक है। बट इसको एसिड रेन का दर्जा हम तब देते हैं जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के जो एसिड्स है वो पानी में डिसॉल्व होकर अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि मैनमेड तो ये नेचुरल तरीके से तो कम आते हैं। अब जब आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हो, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को जलाते हो, तो उससे ये ऑक्साइड जनरेट होते हैं। अब ये ऑक्साइड जब रेन वाटर से, ये क्या है? ये बेसिकली आपका रेन वाटर है, रेन वाटर, रेन वाटर, रेन वाटर यानी बारिश का पानी, ये उसमें डिसॉल्व होंगे तो कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा तो सल्फ्यूरस एसिड, जो ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होकर दो एसिड बनाता है, नाइट्रस और नाइट्रिक। ये ऑक्सीडाइज होकर भी क्या बना लेता है? नाइट्रिक बना लेता है। ये क्या है? नाइट्रस है, ये है नाइट्रस एसिड। ये भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है? नाइट्रिक एसिड, HNO3 बना लेता है। तो मेजरली रिस्पॉन्सिबल एसिड कौन से हैं? ये वाले मेजरली रिस्पॉन्सिबल एसिड्स हैं, ठीक है। कांसेप्ट समझ में आ गया? आंसर राइटिंग लास्ट क्लास में सिखाऊंगा, इसके आंसर को लिखना कैसे है, पर अगर आप समझ गए तो आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझा पा रहा हूं सभी को? ये सभी को क्लियर हो रहा है क्या कि सुनील भैया ये हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं लग रही है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स प्रैक्टिस। एक बहुत ही बढ़िया कांसेप्ट है यहां पे, इस पे सवाल करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड स्पेसिफिकली द फिनोमेना रिस्पांसिबल फॉर द मार्बल कैंसर ऑफ ताजमहल। ताजमहल के मार्बल का कैंसर क्या है? ये सोचिए, स्क्रीन को पॉज करके आंसर कीजिए, मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखिए, एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है, जिस वजह से मार्बल कैंसर हो रहा है। क्या होता है भैया ये मार्बल कैंसर? मार्बल कैंसर हो जाता है क्या? अब क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, मार्बल कैंसर क्या होता है? ये हमारा जो मार्बल है वो किससे बना हुआ है? ताजमहल का। दैट इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है हमारे पास? कॉमन नेम यानी जो आम जनता को समझ में आता है वो बेसिकली क्या है? वो है मार्बल, वो है आपका चौक, वो है आपका लाइमस्टोन। ये आम जनता को समझ में आने वाले शब्द हैं, कॉमन नेम। तो कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम है और बेसिकली आम जनता इसको मार्बल, चौक, लाइमस्टोन के नाम से पुकारती है। इस कैल्शियम कार्बोनेट से ताजमहल जो है आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। अब एसिड रेन का ताजमहल पे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा भैया, अरे पड़ेगा यार। देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट से जब आपके कौन से एसिड्स? नाइट्रिक एसिड। मैंने क्या कहा? एसिड रेन में मेजरली रिस्पॉन्सिबल एसिड है नाइट्रिक एसिड, और बेसिकली कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड।
एसिड रेन में मेजरली रिस्पॉन्सिबल एसिड्स हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या करते हैं, ये लोग रिएक्ट या फिर इंटरैक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने से ये लोग क्या करते हैं, मार्बल जो है उसका कलर एंड शाइन ऑफ मार्बल लूजेस, खराब होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, आप आगे क्लास 10th में पढ़ोगे, आपने ऐसी बेसिक रिएक्शन करी होगी कि कोई कार्बोनेट का सॉल्ट लो, जैसे आप बेकिंग सोडा लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो बेटा, और घर पे एसिड आता है विनेगर, सिरका, वो एसिड है कार्बोनेट, एसिड और कार्बोनेट, एसिड और कार्बोनेट, जब हमको मिक्स करते हो तो आपने देखा होगा रिएक्शन होती है ना, बहुत अच्छे से वोल्केनो बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, बलून फूल जाता है, बहुत सारी चीजें करते हैं बच्चों से रिएक्शन से। बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, रिएक्शन होती है। सिमिलरली कार्बोनेट से जब एसिड रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 10th क्लास की रिएक्शन है, छोड़ दो। पर इससे होगा क्या कि ये जो एसिड, आप ये समझो कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इससे रिएक्ट करके कलर एंड द शाइन ऑफ द मार्बल लूजेस, खराब होता है। पहली बात, इस फिनोमिना को हम कहते हैं मार्बल कैंसर, यानी मार्बल का खराब होना, बिगड़ना, उसकी ओरिजिनल शाइन जाना, अपनी चमक को खोना, ये बेसिकली है आपका मार्बल कैंसर। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो ये हो गई एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है मार्बल कैंसर, दूसरा एयर पोल्यूशन में और क्या आता है, जैसे मान लीजिए एसपीएम हो गए, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर अनबर्न्ड कार्बन, लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको अनबर्न्ड कार्बन के बारे में, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, इनके बारे में मैंने आपको बताई थी बात। ठीक है ना, अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स येलोइश ह्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो येलो कलर का हो रहा है ना, तो येलोइश ह्यू ऑफ मार्बल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये येलोइश ह्यू किस वजह से आ रहा था, एक इसके पास में रिफाइनरी थी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, तो ताजमहल के आसपास की जितनी भी रिफाइनरी उनको बाहर भगा दिया। बोले सुनो बाहर वो नहीं, क्यों, क्योंकि तुम लोग एसपीएम यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हो, जिस वजह से ताजमहल येलो कलर का हो रहा है, उसका मार्बल खराब हो रहा है, व्हाइट की जगह येलो हो जा रहा है, भाग जाओ यहां से। तो इस फिनोमिना को मार्बल कैंसर कहते हैं। पहला तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पानी के वाटर के साथ, यानी रेन के वाटर के साथ मिक्स करके जब गिरती है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं, अमल वर्षा बोलते हैं। अब ये अमल वर्षा में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इससे इंटरैक्ट करता है और कलर और द शाइन ऑफ द मार्बल इज लॉस्ट। दूसरा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आपके येलोइश ह्यू ऑफ मार्बल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात, क्लियर हो रही है मेरी बात, क्लियर हो रही है, इज दिस क्लियर गाइस, क्लियर हो रही है सभी को? चलो, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं अच्छी तरीके से, सभी को सब कुछ समझ में आने वाला है और अच्छे से आ रहा है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से हवा का दूषित होना, आज हम पढ़ रहे हैं डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन के क्या खतरनाक इफेक्ट्स हो सकते हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक खतरनाक इफेक्ट क्या है, एसिड रेन। एयर पोल्यूशन का एक खतरनाक इफेक्ट है एसिड रेन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसी का दूसरा हमारे पास खतरनाक इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, अच्छे से सुनोगे समझ में आएगा और मजा भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया क्या, मजा फिर आया क्या मेरे प्यारे बच्चों? आ जाओ, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपने एसिड रेन का कभी कोई साइंटिफिक मॉडल बनाया है? नहीं बनाया तो सोचना, अगली क्लास में आपको पहले एक मॉडल मिलेगा, फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी, तो आप भी सोचना अपने एंड से एसिड रेन के मॉडल के बारे में। चलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। सुनिए भैया, ग्रीन हाउस तो वो होता है ना जहां पे पेड़ पौधों को रखते हैं, नर्सरी बोलते हैं। हाँ, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है क्या? हाँ, कैसे होता है भैया, बताओ ना एक बार जल्दी से, देखो आ जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेस को कंसीडर करते हैं जिसको हम बोलते हैं नर्सरी। क्या बोलते हैं, नर्सरी, वेयर प्लांट्स आर ग्रोन। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट बताने वाला हूं। नर्सरी ऐसी जगह जहां प्लांट्स उगते हैं, नर्सरी ऐसी जगह जहां प्लांट्स उगते हैं। तो समझना वहां पे क्या किया जाता है। जैसे मान लो कि ये लैंड है, अब इस लैंड के ऊपर यहां पे ऐसे प्लांट्स उगे हैं, ठीक है, यहां प्लांट्स उगे हैं और इसके ऊपर एक ऐसे कांच की एक कवरिंग होती है। ठीक है, ठीक है, एक कांच की ऐसे कवरिंग होती है ना। चलो इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ध्यान से देखना इसको। तो ये से पेड़ लगे हुए हैं और इसके ऊपर ऐसे कांच की कवरिंग लगी हुई है। ठीक है, ये कांच की कवरिंग है, दैट इज बिकॉज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, समझना। तो नर्सरी एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर आप प्लांट्स को उगाते हैं और ये चारों तरफ से कांच लगा होता है। अब इसको समझना कि यहां पे क्या होता है। अब यहां पर क्या होता है, देखो ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या हो गया, प्लांट्स। हाउस का मतलब क्या हो गया, घर। तो प्लांट्स के घर को एनालाइज करने वाला इफेक्ट, यानी ऐसा इफेक्ट जो प्लांट्स के घर में होता है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब क्या होता है भैया, बहुत एक्साइटमेंट आ रही है, ध्यान से समझो। सूरज, अरे सूरज जुआ माथम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाई क्यों पिघलने लगा। ये सनलाइट यहां से आएगी, ये सनलाइट यहां से आएगी, सनलाइट यहां से आएगी। ठीक है, जैसे ही सनलाइट यहां से आएगी तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे मिट्टी का एंड प्लांट्स जो है उनका टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। जैसे ही उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, ये बेसिकली आपका यहाँ पे दे विल इमिट IR यानी कि इंफ्रारेड वेव्स, या फिर इनको बोलते हैं हीट वेव्स। क्या बोलते हैं, हीट वेव्स। इसको इमिट करेंगे, क्या करेंगे, इसको इमिट करेंगे, इंफ्रारेड वेव्स या बेसिकली हीट वेव्स को इमिट करेंगे। मैंने बहुत सरल बात बोली कि एक जमीन है, उसके ऊपर प्लांट्स लगे हुए हैं जहां पे मुझे उनको ग्रो करवाना है, उसको मैंने कांच से कवर कर रखा है चारों तरफ से। ऊपर से सूरज की रोशनी जैसे ही इनके ऊपर पड़ेगी तो ये इनके टेम्परेचर को, सॉइल जो मिट्टी है और जो प्लांट्स इनके टेम्परेचर को बढ़ाएगी। जैसे ही वो टेम्परेचर जो मिट्टी का प्लांट्स का बढ़ेगा, वो अपने अंदर से इंफ्रारेड वेव्स, IR वेव्स या हीट वेव्स को जनरेट करेगा। अब यहां पे है कांच, और कांच होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट को जाने नहीं देगा। तो यहां पर होगा क्या, IR वेव्स कांट एस्केप ड्यू टू ग्लास। कांच की वजह से ये लोग बाहर की तरफ नहीं निकल पाएंगे, तो होगा क्या, होगा क्या, इनसाइड टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना, इनसाइड टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। ये इसका एक आउटपुट है, आउटपुट।
ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा अंदर का। सुनिए भैया इसका एडवांटेज क्या है। ठंडी कंट्रीज में जहां पर आपको पेड़ उगाने होते हैं तो वहां पर ऐसे नर्सरीज को सेटअप किया जाता है, तो सूरज की जो धूप अंदर आती है वो सॉइल और प्लांट्स के टेम्परेचर को बढ़ाती है, उससे इंफ्रारेड वेव जो निकलती है वो यहां से एस्केप नहीं कर पाती। रिजल्ट ये होता है कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो नाइट में भी मेंटेन रहता है, तो प्लांट्स आपके खराब नहीं होते, टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है। ठीक है, सो इनसाइड टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर मेंटेन्ड ड्यूरिंग नाइट्स, ठीक है, इन कोल्डर कंट्रीज या कोल्डर रीजन। तो ठंडे रीजन में अगर आपको प्लांट्स को उगाना है तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल तरीका माना जाता है कि जो ठंडे रीजन है वहां पर आपको बहुत ज्यादा ठंड पड़ी तो प्लांट्स डिग्रेड हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो ये बेसिकली एक तरीका है जो उनको बचाता है, उनको जिंदा रखता है, उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भैया, अब इस फिनोमिना को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, नाउ दिस फिनोमिना, दिस एंटायर फिनोमिना, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलता है, और अगर ये कंट्रोल वे में तो हम जिंदा है, अगर ये अनकंट्रोल होगा तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है, और इसी वजह से टेम्परेचर डोंट फॉल एट नाइट। रात का टेम्परेचर आपका क्यों नहीं गिरता है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से नहीं गिरता है। क्या होता है सुनिए भैया, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब वैसे यहां पे समझना, एनालॉजी लेना, ये अर्थ, ये अर्थ, बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं, इतना डिटेल में आपको मिलेगा नहीं किसी किताब में जो मैं बता रहा हूं। मेरे छोटे भाई बहनों प्लीज इसको समझना। अब सूरज से रोशनी आती है तो डायरेक्ट तो नहीं आती है, अर्थ के अंदर भी बहुत सारी क्या है, अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स एटमॉस्फेयर की, ये तो यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स एटमॉस्फेयर की, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। अब ये एटमॉस्फेयर आपका किसकी तरह करता है, यहाँ के ग्लास की तरह करता है। नाउ दिस एक्ट्स एज ग्लास, जो आपका ग्लास काम कर रहा था वो काम यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर करता है, इसीलिए आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, अब उसमें भी कुछ गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, सारी गैसेस नहीं ग्लास की तरह एक्ट करती, कुछ गैसेस एक्ट करती है ग्लास की तरह, उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो वो ग्लास की तरह एक्ट करने वाली गैसेस कौन सी हैं, वो है ग्रीन हाउस गैसेस, जो बेसिकली ग्लास की तरह एक्ट करती है। जैसे हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कौन कौन सी गैसेस हो गई, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये गैसेस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गई आपकी मीथेन, ठीक है, और वाटर वेपर, और नाइट्रस ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन। ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये सारी की सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जो काम यहां पे ग्लास करता है एक नर्सरी के अंदर, वो काम एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं। कैसे करती हैं, आइए चलिए इसको समझते हैं। बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, समझना। ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब देखिए बेटा, सनलाइट ऐसे अंदर आती है, सनलाइट अंदर आती है, ठीक है भैया, सनलाइट अंदर आती है, ठीक है भैया, सनलाइट अंदर आती है, ठीक है भैया। अब सनलाइट आएगी तो क्या करेगी, अर्थ का जो इंटरनल वहां का टेम्परेचर है वो बढ़ाएगी, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगी। समझे, जैसे यहां पे टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड प्लांट्स बढ़ रहा था, इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही थी, ऐसे यहां से भी इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगी। ठीक है, ठीक है भैया। अब इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगी तो क्या होगा, पहला तरीका हो सकता है, द वेरी फर्स्ट में कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन निकली और सीधा का सीधा एटमॉस्फेयर में, सीधा अर्थ से एस्केप करके बाहर निकल गई। पहला तरीका ये होगा। दूसरा तरीका यहां पे क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस यहां पे अवेलेबल है, ये ग्रीन हाउस गैसेस अवेलेबल है, ग्रीन हाउस गैसेस अवेलेबल है, ये क्या करेंगे, इसको सुनना। ये सनलाइट यहां सब जगह पड़ गया ना, तो ये जो लाइट आपकी निकली यहां से, इसको एब्जॉर्ब किया इसने, ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके फिर से इमिट कर दिया, एब्जॉर्ब करके फिर से एटमॉस्फेयर में इमिट कर दिया, एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में इमिट कर दिया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि इन्होंने एब्जॉर्ब किया और वापस अर्थ की तरफ भेज दिया, एब्जॉर्ब किया और अर्थ की तरफ भेज दिया। ठीक है, जैसे कि यहां पर क्या होता था, ग्लास से एस्केप नहीं कर पा रही थी, इंफ्रारेड रेडिएशन अंदर की तरफ रह जा रही थी, सेम ग्लास का काम ग्रीन हाउस गैसेस कर रही हैं। अब यहां पे ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही हैं, जहां पर अगर इंफ्रारेड रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैस नहीं मिलेगी तो सीधी ऊपर निकल जाएगी, मिली तो वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और वापस इसको करेंगे, एब्जॉर्ब करके फिर से रीइमिट कर देंगे, निकाल देंगे अपने अंदर से। तीसरा हो सकता है कि एब्जॉर्ब करके रीइमिट किया अर्थ के सरफेस पे, क्या करा, एब्जॉर्ब करके रीइमिट किया अर्थ के सरफेस पे। तो पहला पाथ क्या होता है, पहला पाथ हो सकता है आईआर वेव्स एस्केप इनटू यूनिवर्स। ठीक है, दूसरा पाथ क्या हो सकता है, आईआर वेव्स एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, एंड इमिटेड, या जिसको कह सकते हैं रीइमिटेड। रीइमिटेड का मतलब क्या, पहले एब्जॉर्ब किया अर्थ ने, फिर इमिट किया, इन्होंने एब्जॉर्ब किया, रीइमिट किया, यानी वापस इमिट कर रहा है कोई, तो रीइमिटेड इन यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी आउटसाइड दी अर्थ, ये हो रहा है। ठीक है, और थर्ड क्या हो सकता है, आईआर वेव्स एब्जॉर्ब्ड एंड रीइमिटेड टू अर्थ। ठीक है, एब्जॉर्ब करके रीइमिट करना अर्थ पे, इन्होंने एब्जॉर्ब किया, रीइमिट कर दिया अर्थ के ऊपर। रीइमिट क्यों बोल रहा हूं, यानी वापस इमिट कर रहा है कोई, पहले इमिट किसने किया, अर्थ ने एब्जॉर्ब किया, अर्थ ने इमिट किया, फिर इसने एब्जॉर्ब किया, फिर इसने इमिट किया, इसलिए कहते हैं इमिट मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालना इज इमिट। तो रीइमिट मतलब एक और बार को इमिट कर रहा है, पहले इसने एब्जॉर्ब करके बाहर निकाला, फिर इसने एब्जॉर्ब करके बाहर निकाला, तो रीइमिट वापस। ठीक है, तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। तो नाइट में ये चीज होती है जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर आपका गिरता नहीं है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बट अगर मुझे बताओ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा ना भाई, ज्यादा गैसेस होंगी तो ज्यादा गैसेस एब्जॉर्प्शन करेंगी, ज्यादा नीचे पे पड़ेंगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये टेम्परेचर बढ़ने के इफेक्ट को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो द एवरेज इंक्रीज इन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज बेसिकली नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर, एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेस अक्रॉस द ग्लोब।
कहीं भी अगर ग्लोब में पूरे पूरे पृथ्वी में कहीं भी बढ़ रहा है बेसिकली, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। आई होप अब मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ा दिया है और सबको समझ में अच्छी तरीके से आ गया है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। हमने यहां पे बात करी ग्रीन हाउस यानी प्लांट्स के घर की, यानी जैसे नर्सरी जहां पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है उनका घर है। वहां पे क्या है कि जैसे प्लांट्स को ग्रो करें अपने चारों तरफ कांच लगा रखा है, सूरज की रोशनी आएगी, सॉइल का टेंपरेचर प्लांट्स के टेंपरेचर को बढ़ाएगी, इंफ्रारेड रेज इमिट करेंगे, ग्लास वापस इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, पूरा कंडक्टर ऑफ हीट है, अंदर का टेंपरेचर बढ़ जाएगा, मेंटेन रहेगा ड्यूरिंग द नाइट। दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमारी पृथ्वी में भी होता है। वरना एटमॉस्फेयर में होता तो रात में लो टेंपरेचर हो जाता, नेगेटिव हो जाता, मर जाते। अब होता क्या, ग्रीन हाउस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, वाटर वेपर हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई, ये आपके कांच की तरह एक्ट करती है। किसकी तरह? ये आपके कांच की तरह एक्ट करती है। सूरज से रोशनी आ रही है, अर्थ का टेंपरेचर बढ़ रहा है, इंफ्रारेड वेव्स क्या करेंगी? इमिट करेंगी। इमिट करेंगी तो पहला हो सकता है सीधा यूनिवर्स में एस्केप कर जाए, ठीक है। दूसरा हो सकता है गैसेस एब्जॉर्ब करें और रीमिट करें लेकिन बाहर। तीसरा हो सकता है कि ये एब्जॉर्ब करें और रीमिट करें अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। अब अगर मान लो ये अर्थ के सरफेस पे डालती है तो नाइट का टेंपरेचर मेंटेन रहता है ना? मेंटेन रहता है, हाँ जी भैया मेंटेन रहता है, बस यही चाहिए। अब अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी इन गैसेस की तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाएगा? रात को टेंपरेचर, अब देखो मान लो गैसेस बढ़ गई तो ज्यादा गैसेस इमिट करके ज्यादा नीचे की तरफ फेंकेंगी, ज्यादा फेंकेंगे तो ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ज्यादा टेंपरेचर तो ग्लोबल वार्मिंग, खत्म काम, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो अब इससे रिलेटेड तुमको चीजें और अच्छे समझ में तब आएगी जब मैं तुमको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा, सिखाऊंगा आंसर कैसे लिखना है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा है। सुनील भैया जो आपको समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, हाँ जी भैया मजा आ रहा है, आप बहुत खतरनाक बता रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। वापस देखिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट बताया, मेरे को तो कह ही रहा हूं कि मैंने एक्स्ट्रा बताया, मैं तो पहले कह रहा हूं कि मैंने आपको एक्स्ट्रा कंटेंट बताया है, बट मुझे लगता है जरूरी है इसीलिए बताया, ठीक है। चलो सम वेस्ट टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, फटाफट से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, स्क्रीन को करेंगे पॉज, क्वेश्चन करेंगे आंसर। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन? पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए पहला है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू एनर्जी मत निकालिए, आपको अल्टरनेट तरीका ढूंढिए, जैसे टाइडल एनर्जी के थ्रू, है ना, जैसे टाइडल एनर्जी, टाइड्स की एनर्जी के थ्रू बिजली को हार्नेस करना, ठीक है ना। उसके बाद आप विंड की एनर्जी, विंड एनर्जी यानी हवा के थ्रू आप चीजों को यूज करें। हवा के थ्रू का मतलब क्या है? विंड मिल लगाओ, विंड मिल घुमाओ, बिजली प्रोड्यूस करो। टाइडल एनर्जी यानी अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इनको हम क्या बोल सकते हैं? अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। यानी आप पेट्रोल यूज नहीं कर रहे, आप बिजली प्रोड्यूस करने के लिए कुछ अनकन्वेंशनल सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जियोथर्मल एनर्जी, समुद्र की टाइडल एनर्जी से बिजली जनरेट करना, या बेसिकली विंड में घुमा के बिजली जनरेट करना। तो ऐसी सोर्सेस जो अनकन्वेंशनल हो। तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन? अरे ये तो होगा ना, ये तो होगा, क्यों? इससे एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, ये तरीका एयर पॉल्यूशन घटाने का। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस लाइक फॉसिल फ्यूल चलाओगे तो एयर पॉल्यूशन होगा, इससे तो नहीं होगा ना। इससे कौन सा एयर पॉल्यूशन होगा? नहीं। स्मोक प्रेसिपिटेटर, इसका तो काम है एयर पॉल्यूशन घटाना, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ये सारे के सारे क्या करेंगे? एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। जो भी ग्रीन में है, जो भी मैं ग्रीन में टिक करूंगा, ये भी अफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन। ये लोग तो एयर पॉल्यूशन को उल्टा कम करना चाहते हैं, ठीक है। स्मोक प्रेसिपिटेटर्स में एक एग्जांपल देता हूं, कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। अभी बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स डिवाइस है। जैसे आपने इंडस्ट्रीज को देखा है, काला धुआं निकालती थी पहले, एटमॉस्फेयर में गंदे गंदे एयर पॉल्यूटेंट छोड़ देती थी, एटमॉस्फेयर को बर्बाद और घातक किया एटमॉस्फेयर के लिए इंडस्ट्रीज। अब उनको बोला सफेद धुआं आना चाहिए। सफेद धुआं कहां से आ रहा है? वो स्मोक प्रेसिपिटेटर लगाते हैं, वो क्या करता है? धुएं को साफ कर देता है और जो धुआं निकलता है उसमें कोई पॉल्यूटेंट एयर के अंदर नहीं एंटर करता। उसमें होता क्या है? जैसे मान लीजिए ऐसे चार्ज प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर बिजली का ऐसे आपने वोल्टेज लगा रखा है, बढ़िया सा वोल्टेज का एक सोर्स लगा रखा है, हाई वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। अब जैसे ही मान लीजिए आपका धुआं जो इंडस्ट्री से बाहर जाने वाला है, वो धुआं जैसे इसके अंदर एंटर करेगा और धुआं जैसे इसके ऊपर चढ़ेगा तो धुएं के पार्टिकल्स में कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये प्लेट्स के ऊपर भी चार्ज है। ये क्या है? चार्ज प्लेट्स है। कैसी प्लेट्स है? चार्ज प्लेट्स है। तो ये क्या करती है? ये बेसिकली उन पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेती है, अपने ऊपर बिठा लेती है, उनका चार्ज लूज कर देती है। जैसे मान लो इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस है प्लेट्स के ऊपर, जो धुआं आ रहा था उसके अंदर पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज था, चिपक जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, चिपक जाएंगे, ठीक है। तो यहां से जो धुआं निकलेगा वो क्या निकलेगा? क्लीन स्मोक निकलेगा, क्लीन स्मोक यानी साफ धुआं निकलेगा, ठीक है। ये स्मोक प्रेसिपिटेटर का काम है। उसके बाद जो पार्टिकल्स यहां पे आ गए, आप अल्कोहल मिक्स कर दो, आपका पेस्टिसाइड बन जाएगा। अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, मोर ट्रीज, मोर ट्रीज, तो क्या हो जाएगा? लेस कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? ज्यादा पेड़ होंगे, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल घटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, आपको समझ में आ गया है। यूज ऑफ सीएनजी, अब ये तो बढ़ाएगा ना। अब आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि क्लीनर फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल, क्लीनर फ्यूल, बट स्टिल प्रोड्यूसेस पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड समटाइम्स अनबर्न्ड कार्बन, ठीक है। तो आपको ये पता है कि सीएनजी क्लीनर फ्यूल है दूसरे फ्यूल से, बस ये मतलब थोड़ी कि फ्यूल एयर पॉल्यूशन करता है, एयर पॉल्यूशन 100% करता है, क्लीनर फ्यूल लेकिन क्लीनेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका तरीका नहीं है एयर पॉल्यूशन को घटाने का, ठीक है ना। ये एयर पॉल्यूशन को हटाने का, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ये नहीं है। लोगों को लगता है ये तरीका है, नहीं, इनके कंपैरिजन में नहीं है। इन तीनों के कंपैरिजन में यूज ऑफ सीएनजी इज नॉट अ वे टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अगर मैं यहां पे बोलता पेट्रोल डीजल इनको जलाना हो इसको, तो ये सही होता। अगर इन तीनों की बात करें तो उसके कंपैरिजन में दिस इज नॉट अ वे टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। चलिए नाउ रैपिड फायर, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे आंसर जल्दी से। देखो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके आंसर कर दो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? क्या होगा आंसर? आई होप सभी को आ गया। नाइट्रोजन गैस, ये तो ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। जो चीज नहीं आए भाई एक बार वापस देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल्ड कंटेंट देने की कोशिश करी है, इसलिए दिक्कत हो सकती है। चैप्टर का नाम जो हमने यहां पे रखा था, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड वेस्ट टू रिड्यूस देम, यानी क्या क्या घातक इंपैक्ट हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के और कैसे हम उनको घटा सकते हैं। चलो, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज नॉट फाउंड ड्यूरिंग द एसिड रेन? जल्दी से, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। कौन सा होगा? बहुत सिंपल सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
तो बच्चा लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि एग्जाम सेशन में भी मैं आपको बहुत डिटेल्ड कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, पर प्लीज उसको पढ़िए, उसकी वैल्यू करिए, अच्छे से उसको पढ़िए, एनालाइज करिए, आप ही के बेहतरी के लिए वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड वन मोर थिंग, प्रैक्टिस शीट को जरूर से प्रैक्टिस करिएगा सवालों को, मैं डिस्कशन लास्ट सेशन में करूंगा और कुछ एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाने के लिए, देखने के लिए मिलने वाले अगली क्लास के अंदर। तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो एंड ऑलवेज हैव फेथ इन सुनील भैया, बिकॉज़ सुनील भैया इज ऑलवेज देयर फॉर यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।